258 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ टी सीरीज दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। अकेले यूट्यूब से टी सीरीज हर महीने 125 करोड़ रुपए कमाता है। इवन इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का 35% मार्केट शेयर अकेला टी सीरीज होल्ड करता है। बॉलीवुड से लेकर म्यूजिक, टीवी और सोशल मीडिया तक टी सीरीज का कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। रणबीर कपूर की एनिमल से लेकर शाहिद कपूर की कबीर सिंह जैसी टोटल 3500 मूवीज टी सीरीज के अंडर रिलीज हुई है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर टी सीरीज इतनी बड़ी कंपनी बनी कैसे? एक टाइम पर टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार जो एक जूस शॉप चलाते थे, उन्होंने कैसे आज इंडिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज को शुरू किया और 1997 में उनकी डेथ के बाद कैसे उनके बेटे भूषण कुमार जो कि आज टी सीरीज के ओनर है, उन्होंने कैसे टी सीरीज को इस लेवल पर लाके रख दिया है। इवन टी सीरीज का नाम सुनने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ म्यूजिक ये एक ही वर्ड आता होगा, लेकिन एक टाइम पर टी सीरीज ने अगरबत्ती से लेकर डिटर्जेंट और सीलिंग फैन से लेकर मिनरल वाटर तक बेचा है। इसके पीछे क्या रीजंस थे ये भी मैंने आगे वीडियो में डिस्कस किया है। सो वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना वरना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। गुलशन कुमार जो दिल्ली में जूस बेचने का काम करते थे, उन्होंने कैसे टी सीरीज को शुरू किया ये समझने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझनी होगी। तो देखो 1970s में इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री को दो ही प्लेयर डोमिनेट करते थे। फर्स्ट जीसीआई यानी ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया एंड सेकंड वाज पॉलीडोर जिसका नाम आगे चलकर म्यूजिक इंडिया लिमिटेड हो गया। ये दोनों भी कंपनी सिर्फ एक्सपेंसिव एलपी रिकॉर्ड्स बेचती थी, यानी मोटा मोटा आप ऐसा समझ सकते हो कि म्यूजिक सुनना सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन 1978 में इंडिया में एक ऐसी चीज हुई जिसने पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री को ही बदल कर रख दिया। देखो 1978 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से अब इंडियन मार्केट में नई नई चीजें इंपोर्ट होना शुरू हो गया था। और इन्हीं प्रोडक्ट्स में से एक था कैसेट प्लेयर, यानी एक कैसेट प्लेयर आता था और उसमें कैसेट्स अलग से खरीद कर डालनी पड़ती थी। लेकिन इसमें बेस्ट बात यह थी कि जो जीसीआई और पॉलीडोर के एक्सपेंसिव एलपी रिकॉर्ड्स थे, उनके कंपेयर में ये कैसेट्स बहुत ही ज्यादा चीप हुआ करती थी और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एलपी रिकॉर्ड्स के कंपेयर में काफी इजी थी। अब लोगों के पास कैसेट प्लेयर तो आ गया था, लेकिन थोड़ी ना वो कंटिन्यू उस पे एक ही कैसेट के गाने सुनेंगे। ऑब्वियसली उनको नए नए गाने सुनने के लिए उसमें अलग अलग कैसेट्स चाहिए होंगे और इसी ग्रोइंग डिमांड के चलते मार्केट में कैसेट्स का एक नया बिजनेस शुरू हो गया। और इसी दौरान टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार एक स्ट्रैटेजी लेकर आए जिससे वो उस वक्त म्यूजिक इंडस्ट्री को डोमिनेट करने वाली लार्जेस्ट कंपनी जीसीआई के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बन गए। लेकिन कैसे? तो देखो अब जो कि मार्केट में कैसेट प्लेयर भी आ गए थे, उनमें लगने वाले कैसेट्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन मार्केट में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं थी जो इस बढ़ते हुए डिमांड को फुलफिल कर सके, क्योंकि उस वक्त जीसीआई और पॉलीडोर ये दोनों कंपनीज कम क्वांटिटी लेकिन हाई प्राइस में एलपी रिकॉर्ड्स बेचती थी और यही से ये कंपनीज अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। इसीलिए इन्होंने कभी लार्ज स्केल पर कैसेट्स मैन्युफैक्चर नहीं की। इसलिए गुलशन कुमार जी ने यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी यूज की। इन्होंने क्या किया कि उस टाइम जो जीसीआई लेबल था, उनके पुराने हिंदी गाने के कैसेट्स लेकर आए और उन्हें पायरेट करना शुरू कर दिया। पायरेसी मतलब कि आजकल आपने देखा होगा कि नेटफ्लिक्स का पेड सब्सक्रिप्शन लिए बगैर ही आपको उनकी कोई मूवी या वेब सीरीज टेलीग्राम या ऐसे और कोई ऐप पर फ्री या लो कॉस्ट में मिल जाती है। सिमिलरली गुलशन कुमार ने जीसीआई के इन कैसेट्स को पायरेट करके उन्हें लो कॉस्ट में सेल करना शुरू कर दिया और सिर्फ गुलशन कुमार ही नहीं बल्कि कई सारे लोगों ने उस वक्त मार्केट में ये कैसेट का बिजनेस शुरू किया था और जितने भी लोगों ने ये कैसेट का बिजनेस शुरू किया सब के सब प्रॉफिट कमा रहे थे, क्योंकि देखो इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल था। एक ओरिजिनल कैसेट लेकर आओ, उसके गाने दूसरी ब्लैंक कैसेट में कॉपी करो और उसे लो कॉस्ट में बेच दो, दैट्स इट। अब इस प्रोसेस में गुलशन कुमार को ना किसी को कोई रॉयल्टी पे करने की जरूरत थी, ना कोई टैक्स देने की जरूरत थी और ना ही गाने के एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा करने की जरूरत थी। इसलिए गुलशन कुमार इन कैसेट्स को ओरिजिनल के कंपेयर में बहुत कम प्राइस में बेच पाते थे। जो कैसेट्स जीसीआई और एमआईएल जैसी कंपनीज 36 to 45 रुपीज में बेचती थी, वही कैसेट्स गुलशन कुमार सिर्फ 25 रुपए के आसपास बेच पा रहे थे। कॉपीराइट पायरेसी के ऊपर की गई एक स्टडी के अकॉर्डिंग उस वक्त कैसेट्स और सीडीज की इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ वर्थ की थी, लेकिन सरप्राइजिंगली इस 2,500 करोड़ में से 70 to 80% रेवेन्यू पायरेसी में जाता था। आईएफपीआई जो पायरेसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई और सॉल्व करने वाली एक वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन है, उसके अकॉर्डिंग 1995 में पायरेटेड रिकॉर्डिंग्स के सेल्स $2.1 बिलियन के थे। इसी रिसर्च के अकॉर्डिंग 954 मिलियन कैसेट्स, 84 मिलियन सीडीज और 4 मिलियन एलपीज के अनऑथराइज्ड सेल्स किए गए थे और वर्ल्ड वाइड बेची जाने वाली हर 5 रिकॉर्डिंग्स में से एक रिकॉर्डिंग पायरेटेड हुआ करती थी। और सरप्राइजिंगली इस पायरेसी में इंडिया वॉल्यूम के मामले में थर्ड लार्जेस्ट और वैल्यू के मामले में 6th लार्जेस्ट पायरेट मार्केट बन चुका था। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि 1980s में पायरेसी का रिस्क 90% हो चुका था। इवन 1997 में इंडिया में 580 मिलियन कैसेट सेल हुए थे, जिनमें से 175 मिलियन कैसेट
कैसेट्स पायरेटेड थे और सरप्राइजिंगली इंडिया में इस पायरेसी इंडस्ट्री का मेजर शेयर टी सीरीज ओन करता था। 1978 में गुलशन कुमार जी ने इस कैसेट इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था और केवल अगले 2 साल में ही इन्होंने इस इंडस्ट्री को डोमिनेट कर लिया। अब देखो उस दौरान कैसेट्स की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि 1982 के आसपास ऑडियो कैसेट्स प्रोडक्शन एक एसएसआई यानी कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बन चुका था। इसीलिए इसी दौरान 1983 में गुलशन कुमार जी ने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज नाम से खुद की एक कंपनी शुरू की और यही कंपनी आगे जाकर टी सीरीज बनी। अब इस कंपनी के अंडर गुलशन कुमार जी एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आए जिससे उन्होंने खुद तो पैसा कमाया ही, लेकिन पहले जो सिर्फ अमीर लोग म्यूजिक सुनना अफोर्ड कर सकते थे, अब वही म्यूजिक इंडिया के शहर से लेकर गांव के घर घर तक पहुंच चुका था। सो क्या थी वो स्ट्रेटेजी? लेट्स अंडरस्टैंड। तो देखो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो जीसीआई और एमआईएल कंपनीज थी उस वक्त मार्केट में उन्हीं की मोनोपोली थी, लेकिन इन कंपनीज के अंदर 2 बड़ी प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट प्रॉब्लम वाज कि इन दोनों कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहले से ही डिसाइडेड था कि किन डीलर्स के थ्रू इनके कैसेट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एंड सेकंड प्रॉब्लम वाज कि अगर इन केस जीसीआई और एमआईएल की कोई कैसेट डिफेक्टिव निकली या ट्रांसपोर्टेशन के वक्त डैमेज हो गई तो उसका लॉस डिस्ट्रीब्यूटर को ही बेयर करना पड़ता था। मतलब जीसीआई और एमआईएल का कुछ ऐसा था कि एक बार कैसेट्स हमारे यहां से डिस्पैच हो गई तो उसके बाद वो टूटे फूटे या डिफेक्टिव निकले वो सब डिस्ट्रीब्यूटर की रिस्पांसिबिलिटी होगी। अब देखो इससे क्या होता था कि लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से कोई भी ऐसा वैसा बंदा आकर कैसेट्स नहीं बेच सकता था और रिफंड एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी ना होने की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनको भी कहीं ना कहीं पे मजबूरी के साथ ऑपरेट करना पड़ रहा था क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन था भी नहीं। इसीलिए ये जो मार्केट गैप था इसे गुलशन कुमार ने बहुत ही स्मार्टली फील किया। टी सीरीज के अंदर जितने भी डीलर्स और रिटेलर्स थे उनके लिए गुलशन कुमार ने रिफंड एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी। यानी अगर टी सीरीज की कोई कैसेट डिफेक्टिव निकली, डैमेज हो गई या इवन अगर सेल भी नहीं हुई तो भी गुलशन कुमार उन कैसेट्स को वापस लेते थे। अब इस रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी की वजह से जो कैसेट्स पहले कुछ गिने चुने लोग ही बेच पाते थे वो बसेस में, पान शॉप्स में, किराना दुकान में हर जगह बेची जा रही थी क्योंकि सेलर्स के पास एक सिक्योरिटी आ गई थी कि अगर इन केस कैसेट सेल नहीं हुई तो भी गुलशन कुमार उन कैसेट्स को वापस ले लेंगे। अब इसी के चलते टी सीरीज की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि देखते ही देखते टी सीरीज जीसीआई का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन गया और जीसीआई डूबने की कगार पर आ गई। टी सीरीज का बिजनेस अच्छा खासा चल ही रहा था कि 1986 में टी सीरीज के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। देखो ये आरपी गोयनका है, इनके आरपीजी ग्रुप के अंडर सीएट टायर्स, 2M, लखनऊ सुपर जायंट्स की आईपीएल टीम और ऐसे कई सेक्टर्स आते हैं। 1986 में इन्हीं आरपी गोयनका ने जीसीआई को टेक ओवर कर लिया था और आगे चलकर इसी कंपनी का नाम सारेगामा हो गया। जीसीआई को टेक ओवर करने के बाद उन्होंने जीसीआई की कॉपीराइट पॉलिसीज को रीस्ट्रक्चर कर दिया। अब इन नई कॉपीराइट पॉलिसीज की वजह से टी सीरीज के लिए जीसीआई के ओल्ड कैसेट्स को पायरेट करना मुश्किल हो गया था। इसलिए इस बार टी सीरीज एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आया जिसने पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। जैसे टी सीरीज का कैसेट्स को पायरेट करने का बिजनेस स्लो हो गया, उन्होंने अब कवर वर्जन्स बनाने का प्लान बनाया। कवर वर्जन मतलब किसी पुराने गाने को किसी नए सिंगर के वॉइस में री रिकॉर्ड करके उसका एक नया वर्जन बनाया जाता है, जैसे आजकल सनम पुरी और कई सारे लोग करते हैं। अब जिस वक्त गुलशन कुमार जी कवर वर्जन बनाने का आइडिया लेकर आए उस वक्त इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार, आशा भोसले, मोहम्मद रफी जैसे कुछ गिने चुने सिंगर्स ही डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन गुलशन कुमार जी के इस आइडिया की वजह से कई सारे न्यू सिंगर्स को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। आज के डेट में जो सोनू निगम, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक जैसे जितने भी पॉपुलर सिंगर्स हैं इन सबको गुलशन कुमार ने ही चांस दिया था। इंटरेस्टिंगली इन कवर वर्जन्स के सेल पर टी सीरीज सिर्फ ₹1 प्रॉफिट कमाता था, लेकिन इन कवर वर्जन्स का जो सेल था वो करोड़ों में होता था, जिससे टी सीरीज करोड़ों रुपए कमा रहा था। अब कुछ सालों तक टी सीरीज का ये कवर वर्जन्स का बिजनेस अच्छा चल ही रहा था कि यहाँ पर एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। देखो इनिशियली टी सीरीज किशोर कुमार जैसे बड़े सिंगर्स के गानों के कवर वर्जन्स बनाकर मार्केट में चीप कॉस्ट में सेल कर रहा था और देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के लॉ के अकॉर्डिंग ये लीगल भी था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी 3 साल पुराने सॉन्ग का कवर वर्जन बनाना लीगल कर दिया था। लेकिन कब तक लोग भी पुराने गाने सुनते बैठेंगे, इसलिए टी सीरीज ने अब लेटेस्ट मूवीज के गानों के भी कवर वर्जन्स बनाना शुरू कर दिया। अब उसी दौरान 1994 में सलमान खान की हम आपके हैं कौन मूवी रिलीज हुई थी और टी सीरीज ने इस मूवी के गाने के भी कवर वर्जन्स बनाकर मार्केट में सेल कर दिए। लेकिन इस मूवी की वजह से जीसीआई के प्रॉफिट्स पर इस बार बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ, इसलिए जीसीआई ने टी सीरीज के ऊपर कोर्ट में केस भी फाइल कर दी थी। लेकिन इससे टी सीरीज को इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उस दौरान उन्होंने अल्टरनेटिवली और भी कई सारी रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट करके रखे हुए थे। 1970s में कैसेट्स बिजनेस और 1980s में कवर वर्जन्स के बिजनेस के बाद टी सीरीज अब फिल्म प्रोडक्शन में एंटर हो चुका था। 1989 में टी सीरीज ने उनकी फर्स्ट मूवी लाल दुपट्टा मलमल का रिलीज की थी, लेकिन वो इतनी हिट नहीं हुई। देन 1990 में उन्होंने आशिकी मूवी रिलीज की। इस मूवी के गाने इतने ज्यादा हिट हुए थे कि इस एल्बम की 20 मिलियन कॉपीज सेल हो गई थी। उस साल यानी 1990 में ये सबसे ज्यादा बेची जाने वाली एल्बम बन चुकी थी और इस मूवी के गानों ने
टी सीरीज का बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे लाके रख दिया। आशिकी मूवी के बाद टी सीरीज ने बैक टू बैक कई सारी मूवीज रिलीज की। उनके नाम आप इस चार्ट में देख सकते हो। इनमें से कई सारी मूवीज फ्लॉप हो गई, लेकिन इन सभी मूवीज के म्यूजिक ने टी सीरीज को अच्छा खासा पैसा कमा कर दिया। और इनमें से खासकर ये जो दिल है कि मानता नहीं और बेवफा सनम, जिसमें गुलशन कुमार जी ने खुद के भाई कृष्ण कुमार को एज एन एक्टर लिया था, इनके गानों ने टी सीरीज का बिजनेस पहले से कई गुना बढ़ा दिया। इसी दौरान टी सीरीज ने डिवोशनल सॉन्ग्स भी बनाना शुरू किया था, जिसका टी सीरीज की सक्सेस में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। टी सीरीज ने एक म्यूजिक बैंक नाम का कॉन्सेप्ट भी इन्वेंट किया था, जिसमें वो पहले से ही कई सारे गाने रिकॉर्ड करके रखते थे और जब किसी मूवी में अगर उनमें से कोई गाना फिट होता था तो उसे वहां पर यूज करते थे। टी सीरीज अब इंडिया की लार्जेस्ट म्यूजिक कंपनी बन चुका था। लेकिन आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में जैसे ही ओला चलता है तो उबर आ जाता है, जोमेटो चलता है तो स्विगी आ जाता है, डोमिनोज चलता है तो पिज्जा हट आ जाता है। यानी जो भी बिजनेस मार्केट में चलता है लोग उसे कॉपी करने लग जाते हैं। टी सीरीज के केस में भी सेम हुआ। टी सीरीज को कंपीट करने के लिए अब मार्केट में विनर्स और टिप्स जैसे बाकी म्यूजिक लेबल्स भी आ चुके थे। इसलिए गुलशन कुमार ने सिर्फ टी सीरीज से अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए अलग अलग बिजनेसेस करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने टोनी इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक और कंपनी शुरू कर दी। अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने डिटर्जेंट, सोप्स, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मैन्युफैक्चरिंग, ऑडियो प्लेयर्स, सीलिंग फैन जैसे कई और बिजनेसेस शुरू किए। इवन गुलशन कुमार ने टी सीरीज नाम से एक अगरबत्ती ब्रांड भी लॉन्च किया था और साथ ही उन्होंने गंगा ब्रांड नाम से मिनरल वाटर का बिजनेस शुरू किया था, जिसमें उनका प्रॉमिस था कि इस ब्रांड के अंदर सिर्फ गंगा नदी का प्यूरिफाइड वाटर ही प्रोवाइड किया जाएगा। इन सारे बिजनेसेस के थ्रू भी टी सीरीज ने तगड़ा पैसा बना लिया था। अब जो कि टी सीरीज फिल्म प्रोडक्शन और डिवोशनल म्यूजिक में एंटर हो चुका था और साथ ही इन अलग अलग बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व हो गया था। इसीलिए इन सारे रेवेन्यू सोर्सेस के चलते 1985 में टी सीरीज की एनुअल अर्निंग जो 20 करोड़ थी वो 1991 में बढ़कर 200 करोड़ पे पहुंच गई थी। टी सीरीज जिस लेवल पे बिजनेस ऑपरेट कर रहा था उस लेवल पे उनके बाकी कॉम्पिटिटर्स लाइक टिप्स और वेनस मैच नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए जुलाई 1997 को टिप्स के ओनर रमेश तौरानी और वेनस के ओनर गणेश जैन ने गुलशन कुमार के साथ चेन्नई के होटल में एक मीटिंग फिक्स की और इस मीटिंग में उन्होंने गुलशन कुमार से कहा कि वो जिस तरह से बिजनेस कर रहे हैं उससे मार्केट डिसरप्ट हो रहा है और उनके जैसे बाकी लेबल यानी टिप्स और वेनस को सिर्फ लॉसेस बेयर करने पड़ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने गुलशन कुमार से रिक्वेस्ट की कि वो इस डिसरप्टिव वे से बिजनेस करना बंद करे और बाकी कंपनीज के साथ कोऑपरेट करे, जिसमें गुलशन कुमार ने प्रॉमिस भी किया कि वो अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इस मीटिंग के कुछ ही दिनों बाद 12 जुलाई 1997 को मुंबई में गुलशन कुमार जी का मर्डर हो जाता है और इस मर्डर केस में टिप्स ऑफिशियल के ओनर रमेश तौरानी का नाम भी सामने आ जाता है, क्योंकि उन्हें टी सीरीज को रास्ते से हटाकर खुद का बिजनेस ग्रो करना था। LR राव जो कि एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, उन्होंने कहा था कि गुलशन कुमार के किलर्स को तौरानी ने बहुत बड़ी अमाउंट पे की थी और तौरानी के साथ ही गुलशन कुमार के मर्डर में एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर का नाम सामने आया था। ये म्यूजिक डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि आशिकी मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स नदीम श्रवण की इस ड्यूओ में से ये नदीम सैफी थे। ये गुलशन कुमार जी से इस बात पर नाराज थे क्योंकि उनका कहना था कि गुलशन कुमार जी उनको दूसरी मूवीज में ज्यादा काम नहीं दे रहे थे। इसीलिए नदीम सैफी ने दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड अबू सालेम को गुलशन कुमार जी के मर्डर की सुपारी दी थी और बाद में अबू सालेम ने गुलशन कुमार को कॉल करके जब 10 करोड़ की फिरौती मांगी और गुलशन कुमार ने उसको फिरौती देने से मना किया, सो इसीलिए अबू सालेम के शूटर्स ने गुलशन कुमार की 16 गोलियां मारकर हत्या कर दी। अब इनकी डेथ के बाद इनके छोटे भाई किशन कुमार और इनके बेटे भूषण कुमार ने टी सीरीज को संभालना शुरू किया। इसी दौरान यानी 1997 में टी सीरीज की एनुअल अर्निंग्स 500 करोड़ पे पहुंच गई थी। अब जैसे कि कृष्ण कुमार और भूषण कुमार ने शुरुआत से ही टी सीरीज के सक्सेस को विटनेस किया था, इसीलिए वो भी अब मार्केट के बारे में बहुत कुछ सीख गए थे। उन्हें पता था कि जैसे जैसे ट्रेंड बदलता है उसके हिसाब से बिजनेसेस को भी मॉडिफाई करना पड़ता है। लाइक पहले एलपी रिकॉर्ड्स का ट्रेंड था, देन कैसेट्स आए, फिर सीडीज आए और इसी तरह मार्केट में लोगों की डिमांड और कंजम्पशन भी चेंज होता गया। इसीलिए बदलते ट्रेंड और इंटरनेट सेंसेशन को ध्यान में रखकर टी सीरीज ने 2010 में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और आज की डेट में टी सीरीज वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है विद 258 मिलियन सब्सक्राइबर्स। भूषण कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि टी सीरीज के टोटल रेवेन्यू में 60% टू 70% रेवेन्यू अकेले यूट्यूब से आता है। 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग टी सीरीज का लेबल बिजनेस, म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस, यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कंबाइंड नेटवर्थ $432 मिलियन है, जिसके चलते आज टी सीरीज इंडिया का लार्जेस्ट म्यूजिक लेबल बन चुका है।